सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग, जैसा कि कल हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत किडनी को पढ़ा, तो आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत दूसरे पार्ट को, लंग्स को पढ़ेंगे। और देखते हैं पहले उत्सर्जन तंत्र में कितने क्या क्या होते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जैसे हमारा स्किन, त्वचा जो पसीना निकालता है, जो हमारे मैंने अपमार्जित पदार्थ होते हैं पसीने के रूप में निकल जाते हैं। दूसरा उत्सर्जन तंत्र हमारा लंग्स होता है, तीसरा किडनी होता है, चौथा लीवर होता है, देन पांचवा बड़ी आंत होती है जो अनपचे भोजन को, जिसको कायल कहते हैं, वो शरीर के बाहर निकालता है। तो आज आइए हम लोग इस कड़ी में, जैसा कल किडनी पढ़ा सुधांशु सर द्वारा, आज हम लंग्स को पढ़ते हैं। लंग्स, लंग्स इसको हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम के तहत आता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जैसे श्वसन क्रिया में किन किन अंगों का उपयोग होता है। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो नाक के माध्यम से लेते हैं। तो नाक में जब जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक में कुछ रोए की तरह, बाल की तरह है। इस बाल को हम सिलिया कहते हैं, सिलिया। इसका दूसरा नाम भी है, नाक के बाल को हम कहते हैं कॉर्सेयर्स। जब जैसे ही नाक से आगे जब चलता है तो एक म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ होता है, हाँ, जिसमें जो धूल के कण वगैरह जो भी मने रहते हैं वहां रुक जाते हैं। अगर तब भी अगर सपोज दैट पास होते हैं तो फारिंग्स, जो वहां भी चिपचिपा पदार्थ होता है, वहां रुक जाते हैं। जो कि हम जब मुंह खोलेंगे, नाक और मुंह के एक छिद्र एक जगह होता है, वहां फारिंग्स होता है। उसके बाद फिर आगे, फिर हवा आगे पास होता है। और ये कंठ जो देख रहे हैं, ये हार्ड बोन, इसके जस्ट पीछे होता है लारिंक्स, जिसे हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। यहाँ से या कंठ से हमारी आवाज निकलती है। अब आइए देखते हैं कहाँ से। जैसे ये नाक से सांस लिया हमने, ये नाक से सांस गया, यहाँ सबसे पहले छलने का काम किया सिलिया, जिसको कोर्स एयर भी कहते हैं। उसके बाद नाक में जो ऊपरी पोजीशन होता है, यहाँ एक प्रकार का म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ। अगर हम उंगली डाल के टच करेंगे तो उसमें जो धूल के कण वगैरह, मिट्टी वगैरह होते हैं, उसमें रुक जाते हैं, छलने का काम करते हैं। इसके बाद फिर फारिंग्स, ये होगा सिलिया माने कोर्स एयर। देन ये म्यूकस जो नाक में होता है, अपर पोजीशन में, जो नाक की हड्डी होती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ फारिंग्स। फारिंग्स से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो कंठ होता है, यहाँ हमारे पास लारिंग्स होता है, लारिंग्स ये स्वर यंत्र का भी काम करता है। और यहां से जो चलता है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया। इसको ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया या विंड पाइप। ये इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 cm से अमूमन इसको 11.2 cm माना जाता है। ये ट्रेकिया की लंबाई होती है। ये इसको हम आइसोफेगस भी कहते हैं, आइसोफेगस। ये ट्रेकिया विंड पाइप के ही नाम है। और जब ये विंड पाइप के द्वारा जब हम पांचवी वर्टिब्रा तक लंबा होता है, और जो पांचवा वर्टिब्रा है रिब, हाँ, ये पांचवी रिब से ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। इसको हम ब्रांकीज कहते हैं, ब्रांकाइज। हाँ, इसके बाद फिर ये छोटे छोटे पार्ट में जाता है। हाँ, और जो कवर किए रहता है, हाँ, यह हुआ हमारा फेफड़ा। फेफड़े को जो चारों तरफ से कवर किया रहता है, ये जो तरल पदार्थ होता है इसके चारों ओर, इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं फ्लूरा। ये लिक्विड की तरह होता है। कभी कभी कंपटीशन को क्वेश्चन में आता है कि जो फेफड़े के चारों तरफ माने किस चीज से कवर होता है, किस चीज से ढका रहता है, जो इसके आवरण का काम करता है, वो है फ्लूरा।
देन इसके अंदर जब हम फेफड़े को देखेंगे तो ये राइट साइड का फेफड़ा है, इसमें 3 लोब होते हैं, 3 लोब, और ये लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, इसलिए 3 लोब है कि ये राइट वाला फेफड़ा बड़ा भी होता है। और चूंकि फेफड़े का वजन जैसा कि हम लोग जानते हैं 1100 से 1300 ग्राम, अर्थात अमूमन हम इसको 1200 ग्राम मानते हैं, तो दाएं फेफड़े का वजन जो होता है 620 ग्राम, और जो बाएं फेफड़े का वजन है 570 ग्राम। इसका वजन हम लोग जान गए। और इसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लोरा मेम्ब्रेन होता है जिससे ढका रहता है, जो इसकी सुरक्षा करता है। और दाएं फेफड़े में 3 लोब होता है, बाएं फेफड़े में 2 लोब होता है। ये हमारे 5वें वर्टिब्रा से शुरू, ये 5वीं रिब से शुरू होता है और निचले रिब के सीट तक होता है, और ये बीच में हमारा हेड रहता है। ये अब देखते हैं इसके आगे, जैसे हवा पास हुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब इसके बाद जब ये आगे जाएगी तो ब्रांकाइटिस से ब्रांचेस, ब्रांची में जाती है। देन इसके बाद जो लास्ट में होता है ये जालीनुमा, इस तरह से इधर भी, इसको हम एल्वोली कहते हैं, एल्वोली। एक फेफड़े में एल्वोली की जो संख्या होती है 350 होती है, 350। ये एल्वोली का क्या काम है, असली मेन वर्क इसी का है, जो ये ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है। ये शरीर के एल्वोली जो है यहाँ पे लाके ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके बाहर निकालता है। अब जैसे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम आ गया, तो जो हम सांस लेते हैं इसको क्या जानते हैं कि कौन से हवा में कौन से गैस का कितना मात्रा होता है, तो 79% नाइट्रोजन होता है जब हम सांस लेते हैं। उसी तरह से 20% ऑक्सीजन होता है और 0.4% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन। तो अब चूंकि जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद जब निकालेंगे, नाइट्रोजन ज्यों का त्यों, जितना लिया उतना हमने 79% बाहर निकाला। और लेकिन ऑक्सीजन हमने लिया था 20%, 4% डेप्ट हुआ और बचा फिर कितना 16% हम बाहर निकालते हैं। और जो 4% जला, डेप्ट हुआ, बर्न हुआ, वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आ गया। मतलब हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, अब लेकिन जब निकालेंगे तो 4.4% निकलता है। ये हमारा इनहेल जब सांस लेते हैं, और ये हमारा एक्सहेल पोजीशन है। आइए हम अब आगे जानते हैं इसके बारे में। तो जो ये हवा यहाँ से जब पास करती है तो किसको हम शुद्ध करते हैं, ब्लड को। ब्लड कहाँ से, एल्वोली द्वारा। और इसके कभी कभी हम देखते हैं सांस लेते हैं, इसके डिजीज मान इसके कुछ जो बीमारियां वगैरह हैं वो, तो जब हम सांस लेते हैं कभी कभी हमारे गले में अवरोध होता है, खराश, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। खराश होता है गले में तो हमारा सांस पास नहीं होता, इस तरह से हम आवाज करते हैं। तो क्या होता है, हम अपना बलगम वगैरह निकालते हैं, नहीं तो बार बार फंसा रहता है, बार बार हमको खांसी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन, सूजन। तो ऐसे में हमारे गले से घरघराहट की आवाज निकलती है, कभी कभी देखेंगे साए साए की आवाज निकलती है, सीटी जैसी आवाज निकलती है। और अगर ज्यादा दिन तक लोगों ने अगर इसको ख्याल नहीं किया तो कभी कभी कुकुर खांसी बन जाती है। फिर यही आगे चल के ज्यादा दिन तक रहेगा तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। क्या दूसरा नाम इसका, ब्रोंकाइटिस। ये बीमारी अगर तब भी हम समय रहते अगर ध्यान नहीं दिए तो यही बीमारी चल के फिर आगे अस्थमा का रूप लेती है। पहले इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ, देन उसके वही ब्रोंकाइटिस हो गया, उसके बाद अस्थमा का रूप लेती है। अस्थमा, अब इसमें अस्थमा में
कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे सिर्फ एस्थालीन वगैरह हो गया, बीटा ब्लॉकर्स दवाएं हो गई, हाँ। और इसमें होम्योपैथी के भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे लहसुन, अदरक और हल्दी, ये सब दूध में अगर उबाल कर अगर हम उसका सेवन करें दिन में 3 बार 4 बार, तो हमको कुछ राहत मिलता है, कुछ आराम मिलता है। और इसमें कुछ बीमारियां हैं, जैसे जब हम सिगरेट वगैरह पीते हैं तो क्या होता है, हमारे फेफड़े पर असर पड़ता है। ऐसे पोजीशन में हमको क्या होता है, एम्फीसीमिया होता है क्या, किसके, सिगरेट पीने से क्या होता है, एम्फीसेमा। अब कभी देखते हैं हम कारखानों में लोग काम करते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह फैक्ट्री है, और जो बारीक धूल के कण हैं, जैसे टाइल्स वगैरह का काम करते हैं, वो सब जो बारीक धूल के कण निकलते हैं, वो भी जब अंदर जाते हैं तो हमको एक नया रोग का जन्म होता है, जिसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। अब जैसा कि ये अस्थमा या ब्रोंकाइटिस आ गया, ये हमको कब होता है, मोस्टली ये 60% जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है। और उसके अलावा हमको अगर आनुवंशिक के ज़्यादा चांस रहते हैं, आनुवंशिक का मतलब मातृपक्ष या पितृपक्ष में किसी एक में अगर है, दादा दादी या पिताजी को, माताजी को, या फिर नाना नानी में मातृपक्ष में, तो ऐसे कंडीशन हो सकता है। अन्यथा जब हम धुआं भरी या प्रदूषण युक्त जगहों में काम करते हैं, तब भी हमको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमको, आज प्रदूषण का जमाना ही है, देख रहे हैं, तो हमको मास्क का ज़्यादा यूज करना चाहिए। देख रहे हैं उस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसमें भी जो वायरस होते हैं नाक के ही माध्यम से, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, आँख, मुंह, इन सब के द्वारा जाता है, जिससे हमको मास्क काफ़ी प्रभावी बनता है। तो चाहे अस्थमा हो या कोरोना हो, जो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं, मोस्टली उसके लिए मास्क बहुत ही कारगर होता है, इसलिए मास्क हमें यूज करना चाहिए। और जो फेफड़ा है, फेफड़े का हमने पोजीशन बता दिया, 5वें रिब से लेके जो ये डायफ्राम का अंतिम पोजीशन होता है, बस यहाँ तक इसका एंड होता है। मतलब जो हमारा रिब होता है, हमारे फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। और अगर हम इसको अगर ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी इसमें और भी बीमारी हो जाती है, जैसे हमारे अल्कोहल वगैरह लेने से फेफड़े में छेद हो जाता है, लोग उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और अल्कोहल वगैरह लेने से तब भी फेफड़ा हमारा डैमेज करता है। और कभी कभी ये होता है कि फेफड़े में अगर केयर नहीं किया, हल्की से असावधानी की, थोड़ी मुड़े अगर बीमारी हुई, तो इसमें कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जो कि जानलेवा हो जाता है। इसलिए हमको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि ये श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, हाँ, वही उत्सर्जीय अंग में आता है, तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा। 1 मिनट में व्यक्ति 18 से 20 बार श्वास लेता है, हाँ, जबकि वही एक अच्छा एथलीट आराम की कंडीशन में 6 से 10 बार सांस लेता है। वही अगर एथलीट जो है, अगर हार्ड वर्क करता है, अपना एक्सरसाइज करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो 50 से 60 बार भी लेता है 1 मिनट में सांस। और वही जो बच्चों में होता है अमूमन, वो 30 से 40 प्रति मिनट की दर से सांस लेने का कंडीशन होता है। तो इस तरह से ये फेफड़ा जो है, इसका चैप्टर खत्म हुआ। इससे संबंधित एक प्रमुख रोग है टीबी। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया नामक विषाणु से प्रभावित होता है। तो ये कब होता है, छुआछूत की बीमारी नहीं है टीबी, इसलिए हमको निश्चित रहना चाहिए। बट जो उसका रोगी है उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खांसने और छींकने से जो उसके मुंह से, नाक से विषाणु निकलते हैं, अगर हमारे अंदर चले गए तो ये फेफड़ों को प्रभावित करेंगे, जो कि डैमेज होता है, तो टीबी होने की संभावना रहती है। जो कि इसका जो विषाणु है ट्यूबरक्लोसिस है, तो हालांकि इसका दवा आ चुका है मार्केट में, और हमारी जो भारत सरकार है निःशुल्क इसकी दवा वितरित कर रही है। और इससे जो गंभीर बीमारी है वो है कैंसर भी होने का चांस रहता है। तो ऐसा कब होता है, जब हम असावधानी बरतते हैं, नशा वगैरह करते हैं। जैसे इस कैंसर से पीड़ित हमारे खेल की दुनिया में युवराज सिंह रहे, फेफड़े का कैंसर हुआ था,
तो इस तरह से आज का बस चैप्टर बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।